हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी 14th जेपीएससी के लिए जेपीएससी जो 8 मार्च को जिसकी टेंटेटिव डेट है 8 मार्च, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अर्ली प्रिपरेशन ले रहे हैं और क्या स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स। ठीक, ये हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साल भर के करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 यानी कि ये 12 महीने के जो करंट अफेयर हैं, 12 मंथ्स के करंट अफेयर हैं, उनको हम कर रहे हैं। ठीक, उस ऑर्डर में हमने क्या किया था कि आपको बताया था कि पूरे करंट अफेयर्स के टॉपिक को हमने ये 7 यहाँ दिख रहा है आपको और बाकी यहाँ 16 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया और कुल मिला के ये 800 से 1000 करंट अफेयर होंगे। 800 से 1000 करंट अफेयर होंगे, करंट अफेयर्स की न्यूज़ होंगी छोटी बड़ी मिला करके। इतने में आपका साल भर का करंट अफेयर खत्म करना है। ठीक, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। हमारा टारगेट है 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन आप एक आइडियल टारगेट लेके चल रहे हैं। यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स खत्म होने जा रहा है, निकलने जा रहा है एकदम से। उससे ज़्यादा आप 15 का टारगेट करेंगे कि पूरा प्रीलिम्स टॉप तो करना नहीं है, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाई करनी है। तो हमारा यही अप्रोच है कि 10 से 12 क्वेश्चन करके हम जो है करंट एक किसी तरीके से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। अब चक्कर क्या है कि 800 से 1000 करंट अफेयर है, ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा या कम लग रहा होगा, जो भी आपको लग रहा होगा। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। कम से कम 70,000 करंट अफेयर्स की न्यूज़, 70,000 करंट अफेयर्स की न्यूज़ हर साल जनरेट होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मतलब उसमें से पूछा जा सकता है जितना ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ 800 से 1000, उतनी ही ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इतना पढ़ सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये इतनी सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ साल भर पढ़ सकते हैं, कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकते हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ सकते हैं और इसके बाद से एग्जाम में रिकॉल कर सकते हैं, तो ये वीडियो नहीं देखें। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स नेचुरल नहीं है। कौन कहाँ फीता काटा, कौन कहाँ छोटी सी स्कीम, किस पोर्ट पे क्या हुआ, कभी आप पोर्ट गए हैं तो आप पोर्ट के बारे में याद करना क्यों चाहेंगे, पढ़ना क्यों चाहेंगे। नेचुरली हम करंट अफेयर्स ये जो आती है न्यूज़ में, हम इंक्लाइंड नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो हम फोर्स किए जाते हैं, हमें फोर्स किया जाता है कि हम पढ़ें। अब चूंकि नेचुरली इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें याद भी नहीं होगा। तो अब नेचुरली इंटरेस्टेड नहीं है, याद नहीं हो रहा, तो आप ज़्यादा क्यों पढ़ने जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि इसमें से अगर आता है, लेकिन मैंने इसी में से इंपॉर्टेंट भी पिछले ईयर के पेपर्स को देख करके आप पता लगा सकते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। तो हम सारे को इतने से में रिड्यूस कर रखा है। 70,000 करंट अफेयर को 800 से 1000 करंट अफेयर में 10 घंटे के वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक, 10 से 12 क्वेश्चन आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी में से आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये पढ़ नहीं सकते आप, पढ़ सकते हैं तो फिर बिल्कुल वीडियो मत देखिए। 70,000 अगर करंट अफेयर्स की न्यूज़ आप याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं तो मत देखिए, वरना इसमें से अगर आता है तो 10-12 क्वेश्चन का हमारा ये टारगेट है कि आपका हो जाए। ठीक, उस ऑर्डर में हमने क्या किया था, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हमने मेजर नेशनल इवेंट का पार्ट 1 कर लिया था, ये पार्ट 2 है। मेजर नेशनल इवेंट का पार्ट 2 है। ठीक, उसके बाद से हम बाकी को उसी ऑर्डर में वीडियोस को खत्म करेंगे। ठीक है, जेपीएससी 8 मार्च को इसकी डेट है, एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं। एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो पैनिक के बाद पैनिक हो जाता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, और खास करके करंट अफेयर में यही होता है। आखिरी के 10 दिन बचेंगे तो आपको लगेगा ये करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, ये किताब भी खरीद लें, ये मैगजीन भी खरीद लें, न्यूज़पेपर भी पढ़ लें, सब कुछ कर लें और कुछ नहीं कर पाते हैं। छोटी सी कोई न्यूज़ आ जाएगी और आप बता नहीं पाएंगे, कहानी खत्म है। ठीक, एक न्यूज़ एक बार पढ़ के लिखने की, मैं आपको कह रहा हूँ ना, सिर्फ वीडियो 2 से 3 बार आपको सुन लेना है और मेरी अगर बात याद रहेगी तो रिकॉल कर लेंगे, लिखने उखने की जरूरत नहीं है। हालांकि नोट्स कॉपी लेकर मैं मना नहीं करूंगा, लेकर बैठिए, उससे डिसिप्लिन आता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो सुनते रहिए, किसी का भी, मेरा ही नहीं, किसी का भी करंट अफेयर का याद करने का यही तरीका है कि उसको वीडियो खोलिए, उसको 2-3 बार वीडियो देखिए। सिंपल, जैसे वो समाचार पढ़ रहा है, बाँच रहा है, वो उसको सुन लीजिए आप। उसके अलावा कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, मेरा ये मानना है। बाकी आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनाना, नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम कुछ करना चाह रहे हैं, मिनिमम एफर्ट देना चाह रहे हैं, तो बस लेट करके 2 से 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, कहानी खत्म है आपकी। ठीक, 10 घंटे की वीडियो 3 बार देखेंगे, एक बार फुल स्पीड, एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर 1.5 टाइम्स में या 2 टाइम्स में, जो भी देख लीजिए, ऐसे 3 बार देख लीजिए, हो गया करंट अफेयर, रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हम उसी ऑर्डर में हम अपना ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इवेंट, जो साल भर में भारत में राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हुई हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक, ऊपर हिंदी में न्यूज़ मिलेगा आपको, ये दिख रहा है ना, ये हिंदी में है, और उसी तरीके से आपको ये इंग्लिश में है, हिंदी में न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं, मतलब एग्जाम आ रहा है तो एमसीक्यू लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सब कुछ पढ़ के सिर्फ एमसीक्यू लगाया जाए तो भी एग्जाम लगाया जा सकता है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू, 4 साल के पीवाईक्यू हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, और एमसीक्यू के लिए मात्र 99 रुपीज़ में हम 15 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसको भी लगा लिया तो पीवाईक्यू लगा लिया, पीवाईक्यूज कर लिया, हमारा करंट अफेयर्स कर लिया और एमसीक्यू लगा लिया, बहुत ज़्यादा एज है आपको। ठीक, कोई भी एक एमसीक्यू, हमारा ही नहीं, बस
हमने क्या कर रखा है, 99 रुपीज़ का ये MCQ कर रखा है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक। ये पेपर 2 के लिए है, ये पेपर 1 के लिए, दोनों के लिए आपको MCQ हमारे ऐप पर मिल जाएगा। हमारा ऐप गूगल प्ले पे आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट करना, ये नंबर हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हमारी ये ऐप का ये नाम है सिलेक्ट सिविल्स। प्ले स्टोर पे आपको सिलेक्ट सिविल्स नाम से ऐप मिलेगा, ओके। उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको 99 रुपीज़ के मिनिमम प्राइस में, 99 रुपीज़ क्या ही है, उस प्राइस में आपको 15 जो है MCQ पेपर मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी ऑर्डर में सबसे पहला हमारा न्यूज़ जो है, एक सेकंड थोड़ा सा लगा हुआ पेन, ठीक। पहला हमारा न्यूज़ है, SBI हैज़ बिकम द 6th इंडियन कंपनी टू क्रॉस द 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। ये जो लिखा है ना द फर्स्ट इंडियन बैंक, इसको हटा दी, ये सही नहीं है, ठीक। न्यूज़ क्या है, SBI हैज़ बिकम द 6th इंडियन कंपनी टू क्रॉस 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। SBI भारत की छठी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन US डॉलर का हो चुका है। उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 228 बिलियन डॉलर का है। HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 183 बिलियन डॉलर का। अभी देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये घटता बढ़ता रहता है। अगर SBI का आज हो गया है तो ऐसा नहीं कि कल घट नहीं जाएगा या कल और नहीं बढ़ जाएगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अभी करंट डेट पे देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 288 बिलियन डॉलर का है US डॉलर, HDFC का 183 बिलियन डॉलर का है, भारतीय एयरटेल 140 बिलियन डॉलर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 124 बिलियन डॉलर है, ICICI बैंक का 108 बिलियन डॉलर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 100 बिलियन डॉलर है। अब आप इसको लिखना नहीं है, सुन लीजिए, नाम याद रखिए और क्या पता ऑप्शन में पूछ ले कि इसमें से कौन सी फॉलोइंग कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन डॉलर या उससे कम है, ठीक। तो बस अब लिखने जाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। सुन लीजिए 2 से 3 बार। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार 100 बिलियन डॉलर हो गया तो इसका मतलब वो घट नहीं सकता है, घट सकता है। जैसे इन्फोसिस का देखिए 2021 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन डॉलर का हो गया था, लेकिन अभी करंटली क्या है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.19 बिलियन डॉलर का है, ठीक। घट गया, शेयर के प्राइसेस घट गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू जो कि डिसाइड होती है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट डिसाइड करता है कि किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, और कैसे शेयर मार्केट डिसाइड करता है, वो देखता है कि उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है, और उस कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं। एक शेयर का प्राइस कितना और टोटल कितने शेयर्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। तो सपोज करते हैं कि SBI का एक शेयर का प्राइस $100 है, एक शेयर आपको खरीदना है तो आपको $100 देना पड़ेगा, और SBI के पास ऐसे ही 1 बिलियन शेयर्स हैं, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, $100 बिलियन। अब कल को क्या होता है कि SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन घट जाता है, $90 बिलियन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, घट ना, एक शेयर का प्राइस 100 की जगह 90 हो जाता है, तो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से कुछ कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, आप न्यूज़ में नाम सुनते होंगे कि ये लार्ज कैप है, मीडियम कैप है, स्मॉल कैप है। लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जो बहुत स्टेबल होती है, जिनका जो बहुत दिन से एग्जिस्ट कर रही हैं, और उनमें आपको जो जल्दी बंद होने वाली, डूबने वाली, जो अभी आप समझ लिए वो नहीं होने वाली। मिड कंपनी क्या है, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो मीडियम रिस्क और मीडियम रिवॉर्ड है आपका। स्मॉल कैप कंपनीज क्या है कि ये हैं जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत कम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे बहुत रिस्की है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हुआ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसी तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब जैसे SBI कितना है, SBI का $100 बिलियन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का $228 बिलियन है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, जैसे एनवीडिया है। एनवीडिया आपको पता है ना, चिप बनाती है और GPU वगैरह बनाती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.5 ट्रिलियन है। $4.5 ट्रिलियन का मतलब क्या, $4500 बिलियन। इंडिया की जो सबसे बड़ी है वो $228 बिलियन है, $228 बिलियन है, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो $4500 बिलियन है। अल्फाबेट जो कि गूगल की कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.9 ट्रिलियन है। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, $3.8 ट्रिलियन है। तो ठीक याद रखना है कि आपको SBI छठी ऐसी इंडियन कंपनी है जिसका मार्केट कैप कितना पहुंच गया, $100 बिलियन का। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अभी कौन सी है, एनवीडिया है, कल को कौन रहेगी नहीं जानते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ये सब जो है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अगला न्यूज़ चाहते हैं, अगला न्यूज़ क्या करा, अगला न्यूज़ बड़ा सिंपल सा है। श्री श्री रविशंकर नाम जानते हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। वॉज अवार्डेड 2005 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीस एंड सिक्योरिटी। अब सिंपल सा न्यूज़ है, पूछ देगा तो क्या करेंगे। अब ये इंटरेस्ट तो आपको है नहीं कि रविशंकर को क्या अवार्ड मिला, क्या नहीं मिला, क्या लेना देना है, आपको सुनते हैं उनको अवार्ड मिल गया होगा कोई, ठीक है, लेकिन आप एक दो बार मुझे सुन लेंगे तो शायद आ जाएगा। अब किसने दिया है ये अवार्ड, अवार्ड का क्या नाम है, पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का अवार्ड मिला है। किसने दिया है, बॉस्टन ग्लोबल फोरम ने इनको अवार्ड दिया है, और उसके साथ साथ AI वर्ल्ड सोसाइटी करके उसने भी अवार्ड दिया है।
यही हिंदी में न्यूज़ है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का अवार्ड प्रदान किया गया। उसके अलावा ये न्यूज़ कुछ भी नहीं। अगला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पीएम मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 फॉर ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकीमिया लिम्फोमा क्या है? एक टाइप के कैंसर है, ठीक। उनके लिए क्या एक थेरेपी का लॉन्च किया और एक मेडिसिन का लॉन्च किया है, जिसका नाम, थेरेपी का क्या नाम है? कार टी सेल थेरेपी। अभी देखेंगे कि क्या चीज़ है। और मेडिसिन जो है वो नेक्स्ट कार 19 नाम की एक मेडिसिन है, उसका लॉन्च किया गया। वो किस चीज़ के लिए? ट्रीटमेंट के लिए, खास तरीके के ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जरा देखते हैं कार टी सेल थेरेपी क्या होती है। ये दिख रहा है ना, कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी क्या है? कटिंग एज फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी है दैट रीप्रोग्राम्स अ पेशेंट्स ओन इम्यून सेल्स टू फाइट कैंसर। अब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? एक सेकंड। इम्यूनोथेरेपी है, हम इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। कैंसर में क्या होता है कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि बॉडी के नेचुरल प्रोग्रामिंग को मानना बंद कर लेती हैं और उनमें अननेचुरल ग्रोथ होने लगता है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लगती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचान करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, इम्यून सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। तो उसी इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए या मजबूत करने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी है। कार टी सेल जो है, कार टी सेल एक टाइप की क्या है? इम्यूनोथेरेपी है। कार टी सेल का जो पूरा नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक CAR, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब ये करती क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है ना, तो ये रिसेप्ट कर लेती है, चिपक जाती है किस चीज से? टी सेल से। टी सेल से टी सेल से ये CAR क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और चिपक करके टी सेल जो होती है ना, टी सेल हमारी लिम्फोसाइट्स है। क्या है? लिम्फोसाइट्स, नाम सुना होगा। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? हमारी शरीर की रक्षा करती हैं, हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है। तो ये ही टी सेल क्या होती है? कैंसर के टाइम में कैंसर सेल्स को पहचानना बंद कर देती है। अब कार क्या करेगा? इन टी सेल्स को इंप्रूव करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। ये थेरेपी है जो स्ट्रांग बनाएगी, जिससे ये टी सेल्स जो है कैंसर सेल्स को पकड़ करके किल कर सकती हैं। अब इसके लिए क्या है? ये चीज़ यूज़ की जाती है। क्या किया जाएगा? इस थेरेपी का हेल्प करके एक चीज़, नेक्स्ट कार 19 नाम का एक मेडिसिन है। समझिए, इस मेडिसिन को बोलते हैं लिविंग ड्रग। क्या बोलते हैं? लिविंग ड्रग है, जिंदा ड्रग है, ये कोई केमिकल नहीं है। क्या करेंगे? इस थेरेपी का यूज़ करके हम इस टी सेल में, अपनी बॉडी के टी सेल में जो कैंसर का पेशेंट है उसके टी सेल को निकालेंगे बाहर, और उसमें नेक्स्ट कार 19 का टेक्निक का यूज़ करके हम एक वायरस, एक लिविंग, कुछ ऐसा चीज़ कर देंगे जिससे ये टी सेल क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी, और वापस उस मॉडिफाइड टी सेल को बॉडी में डाल देंगे। ध्यान दीजिए, उस मॉडिफाइड टी सेल को क्या कर देंगे? बॉडी में डाल देंगे, और बॉडी में जाकर के वो मल्टीप्लाई होगी और हज़ारों और बिलियंस में पहुंच जाएगी। और क्या करेगी वो? चूंकि अब मॉडिफाई हो गई है तो वो कैंसर को क्या करेगी? ईजिली पहचान सकती है, ठीक। तो चूंकि ये इसका मॉडिफिकेशन हमने किसी बैक्टीरिया से किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया है, हमने उसके जरिए किया है। तो चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए जो ये ड्रग बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? लिविंग ड्रग। तो इसमें याद करने की, इतना कहानी बताई, इसमें सिर्फ याद करने की चीज़ दो चीज़ है। एक, अगर आ जाए ऑप्शन में, क्वेश्चन में आ जाए कि कार टी सेल और नेक्स्ट कार 19 किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा कि इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड है, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। सिर्फ इतना बताना है। टी सेल्स आपको बायोलॉजी में पढ़ना है कि लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक, कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करती हैं, ठीक। इतना दो चीज़ याद करना। नेक्स्ट कार 19 आ जाएगा तो आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग ड्रग बोलेंगे। नेक्स्ट कार 19 क्या है? नेक्स्ट कार 19 ये एक तरीके का क्या है? इसको क्या बोलते हैं? लिविंग ड्रग्स, ठीक। अभी जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं? केमिकल्स होती हैं, केमिकल्स। लेकिन ये ये जीवित चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, तो इसीलिए इनको लिविंग ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। टी सेल्स को क्या करते हैं? टी सेल्स को मॉडिफाई करते हैं, और टी सेल्स किसका पार्ट है? इम्यून सिस्टम का। तो इसीलिए इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोथेरेपी। और उस इम्यूनोथेरेपी का एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है CAR टी सेल। कार का मतलब होता है काइमेरिक, एंटीजन ही पहचानती है हमारे शरीर में, एंटीजन रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, चिपक लेना, ठीक। काइमेरिक मतलब होता है दिखने में एक जैसा, लेफ्ट राइट का सिमेट्री, ये समझना नहीं, केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ठीक। बस याद रखना है, कार टी सेल किससे रिलेटेड है? कैंसर के ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट कार 19 क्या है? एक लिविंग ड्रग है, किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक। किस तरीके के कैंसर के ट्रीटमेंट? ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर है, और लिम्फोसाइट्स, और क्या है? टी लिम्फोमा होगा मेरे ख्याल से, हाँ लिम्फोमा भी, ये लिम्फ नोड्स का कैंसर है, ठीक। इसको अनवील किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक। अगला न्यूज़ क्या है? यही हिंदी में। प्रधानमंत्री मोदी ने ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 लॉन्च की है।
कार टी सेल थेरेपी एक अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी है जिसमें मरीज को अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं, जिसमें इम्यून जो सेल्स हैं जैसे टी लिम्फोसाइट्स हैं, को दोबारा प्रोग्राम करके, देख रहे हैं, रीप्रोग्राम करके कैंसर को लड़ने योग्य बनाया जाता है। उन सेल्स को, उन टी सेल्स को कैंसर से लड़ने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट कार 19 भारत में विकसित पहली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। नेक्स्ट कार 19 भारत की पहली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। ठीक, इसे लिविंग ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवित जैविक एजेंट जैसे इंजीनियर की गई इम्यून कोशिकाओं या सूक्ष्मजीव के थ्रू इसको इंजीनियर किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ड्रग बोलते हैं। ये क्या करती हैं, शरीर के भीतर डाल दिया जाता है और ये बढ़ने लगती हैं, मल्टीप्लाई होने लगती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को सटीक तरीके से निशाना बनाते हैं। ठीक, ये न्यूज़ हो गई। अगला क्या है, अगला न्यूज़ है चेन्नई 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 का जो एमटीसी, चेन्नई ये मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वन द प्रेस्टिजियस, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर सिटीज विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में चेन्नई का मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड जीता है। ठीक, और ये अवार्ड, ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की जो मंत्रालय है उसको आयोजन करती है उस चीज़ का। ठीक, वही हिंदी में लिखा है कि चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहरों की श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, ये सिंपल सा न्यूज़ है। चेन्नई को अवार्ड मिला है बढ़िया ट्रांसपोर्ट देने के लिए अपने कॉरपोरेशन में। ठीक, अपने म्यूनसिपैलिटी में, अपने कॉरपोरेशन में सबसे बढ़िया जो है सार्वजनिक परिवहन देने के लिए एक अवार्ड मिला है। ठीक, किसने अवार्ड दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। कहाँ पर दिया है, कहाँ पर दिया है ये अवार्ड दिया है ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, इसी पेज में दे रखा है। वैसे तो हर पेज में एक करंट अफेयर है, लेकिन ये चूंकि छोटा था तो जगह बच रही थी तो मैंने यहाँ भी कर दिया। आईआईटी बॉम्बे लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। अब क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स समझने जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस आपको याद रखना है कि आईआईटी बॉम्बे ने कंट्री की पहली इंडिजिनियस, अपने देश में बनी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है। ठीक, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का बस बेसिक जी के बता दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या कर, चूंकि डायमंड में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक तरीके नाइट्रोजन, तो डायमंड में नाइट्रोजन, एक्चुअली डायमंड में नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन का यूज़ करके डायमंड के जो क्रिस्टल हैं उनकी 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 क्वांटम, जो डायमंड में क्या होती हैं कि डायमंड परफेक्टली क्या होता है, बहुत परफेक्ट क्रिस्टल होता है। ठीक, उसमें कुछ कहीं कहीं पे क्या होती है, क्रैक्स होती हैं या कमियां होती हैं, उन कमियों का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप बनाते हैं। सिर्फ याद रखना है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ठीक, उसमें डायमंड के क्रिस्टल्स में जो थोड़ी सी डिफेक्ट्स होती हैं, सही वर्ड है डिफेक्ट, जो डायमंड के क्रिस्टल में थोड़े से डिफेक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करके हम जो है चीज़ों को देखने का, माइक्रोस्कोप क्या करती है, छोटी चीज़ को, सूक्ष्म चीज़ों को देखने का काम करती है, उस टेक्निक से हम देखते हैं। ठीक, तो एक नए तरीके का माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ये आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब चाहें तो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ है, पढ़ते रहिए। ठीक, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि किस आईआईटी ने देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। तो वो जो डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है वो कौन है, आईआईटी बॉम्बे है। ओके, तो अब इसको जैसे अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे, मान लिया आप इसको पढ़ने जाते हैं, मान लिया क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ठीक, अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या फ़ायदा है, इसमें एनवी वैलेंसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है बता देना चाहिए। जैसे इसमें क्या करते हैं, डायमंड में से एक नाइट्रोजन का एटम लगा देंगे डायमंड के एटम में और एक कार्बन का एटम निकाल लेंगे, तो एन से हो गया नाइट्रोजन और वी से होती है वैलेंसी। वी से क्या होती है, एन से नाइट्रोजन और वी से वैलेंसी। तो एक कार्बन का एटम निकाल लेते हैं, उससे वैलेंसी आ जाती है, खालीपन आ जाता है, और एक नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा एटम इंसर्ट कर देते हैं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है उस डायमंड के, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को, या जिसको डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन हुआ उससे एक डिफेक्ट आता है, उसी से हम चीज़ों को, उस डिफेक्ट के थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, सिंपल सा ये है। तो अगर कभी आ गया एनवी वैलेंसी, हालांकि आना नहीं है, लेकिन साइंस टेक में हो सकता है आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए, जब मैं स्पेशली साइंस टेक का आपका लेक्चर लूँगा तो हो सकता है बताऊँ, पर इतना जानना है आपको बस कि आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ठीक, अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है इंडिया रीओपन द नायोमा एयरफील्ड लोकेटेड नियर द चाइनीज बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में नायोमा एयरफील्ड जो है
उसको इंडिया ने बंद किया रखा था, लेकिन जब पता ना चाइना से थोड़ी दिक्कतें चल रही थी तो वो बंद थी, लेकिन अब इंडिया ने उसको रीओपन कर दिया। नाओमा एयरफील्ड, नाओमा एयरफील्ड कहाँ पर है? ईस्टर्न लद्दाख में, ये याद रखना। नाओमा एयरफील्ड जो है ईस्टर्न लद्दाख में, जिसको इंडिया ने ओपन कर दिया, ठीक। और भारत ने, इसी का हिंदी में है, भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा के पास स्थित न्योमा एयरफील्ड को पूरी तरह से चालू कर दिया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 12 नवंबर 2025 को एक C-130J सुपर हरकुलिस विमान की लैंडिंग के साथ इसका औपचारिक उद्घाटन किया। बस याद रखना है आपको, सिंपल सा, इसमें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा सकता है, न्योमा एयरफील्ड कहाँ पर है। तो बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दे दिया जाएगा, वेस्टर्न लद्दाख में दे दिया जाएगा, उत्तराखंड में दे दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में दे दिया जाएगा। तो आपको बताना है उसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक, पूर्वी लद्दाख में, ठीक। इसका उद्घाटन जो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, किस जहाज से किया है सब कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखने की जरूरत है, नामा एयरफील्ड ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक। अगला क्या है? पलिटाना। पलिटाना अ सिटी in Gujarat's Bhavnagar district is recognized as the world's first city to completely ban non-vegetarian food including meat, fish and eggs following protests by Jain monks to protect its status as a major Jain pilgrimage center। यहीं पर इसी शहर में जो पलिटाना है, एक शहर है गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है पलिटाना, जो कि जैन के लिए बहुत ही जैन के लिए एक तरीके का तीर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, जहाँ पर शार्तुजन्या हिल्स हैं। इसी हिल्स पे आपको पता होगा कि करीब जो है बहुत सारे मंदिर हैं, जैनों के बहुत सारे, करीब 900 मंदिर हैं इसी हिल्स पर। और वो हिल्स कहाँ पर है? इस शहर में, पलिटाना शहर। वो शहर कहाँ है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो चूंकि आपको पता है ना, जैन एकदम एक्सट्रीमली अहिंसा का जो है, एकदम अहिंसावादी, एक्सट्रीम पर जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे नॉन वेज फूड का बैन कर दिया गया। अब इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पलिटाना शहर कहाँ पर है? गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पर एक शार्तुजन्या हिल है। अब देखिए, दो तरीके के न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, एक जो न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक उस न्यूज़ में कोई टर्म, कोई प्लेस, कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। करंट अफेयर के तौर पे नहीं, बट ऐसे इन जनरल पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लिया शार्तुजन्या हिल आपके कल्चर का या आर्ट का या हिस्ट्री के टाइप में पूछा जा सकता है। तो न्यूज़, एक तो न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और एक उस न्यूज़ में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ लोकेशन है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हिस्ट्री में, साइंस में, ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके की भी न्यूज़ को लिया गया है, ठीक। तो वहाँ पे अब नॉन वेजिटेरियन फूड बैन कर दिया गया, अपने आप में कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है। नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत जगह बैन होता है, यहाँ बैन कर, नवरात्रि में बैन कर दिया जाता है, और तमाम तरीके के जो ओकेजन होते हैं वहाँ बैन कर दिया। कभी कभी इसके नाम पर फिर बदमाशी भी की जाती है। तो ये अपने आप में बड़ी न्यूज़ नहीं है, बस बड़ी न्यूज़ इसलिए कि पलिटाना अपने आप में एक पहले से बड़ा शहर था, वो न्यूज़ में आ गया है। अब उस शहर में शार्तुजन्या हिल है, वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब इस पे फोकस नहीं करना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड बैन हो गया। अब पता चले, इंटरनेट खोला आपने और दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि भारत के किस जिले, किस गांव में जो है वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड बैन है, नहीं बैन है, ठीक। क्योंकि ये शहर अपने आप में हिस्टोरिक शहर है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। गुजरात के भावनगर जिले का शहर पलिताना दुनिया का पहला शहर बन गया है जहां मांस, मछली और अंडे सहित सभी प्रकार के गैर शाकाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय जैन भिक्षुओं के विरोध के बाद लिया गया, ताकि शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित प्रमुख जैन तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाई रखी जा सके। शत्रुंजय पहाड़ियां हैं, वहां पर जो है जैन के बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। तो थोड़ा सा हम पलिटाना शहर को भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। पलिटाना इज ए टाउन इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस फॉर फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, renowned for Sartujanya Hills temples, a sprawling complex of over 900 marble temples, considered among the holiest in Jainism। जैनिज्म में सबसे पवित्र जो है स्थल माना जाता है। पलिताना गुजरात राज्य के भावनगर जिले का एक शहर है। यहाँ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित शत्रुंजय पहाड़ियों के मंदिर 900 से अधिक संगमरमर मंदिरों का विशाल समूह है, जिन्हें जैन धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है, ठीक। पलिताना याद रखना है, 900 मंदिर है वहाँ पर, शार्तुजन्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक। ये भी याद रख सकते हैं कि नॉन वेज फूड बैन किया गया है कि नहीं, ये भी याद रखें, पर मेन इंपॉर्टेंट है पलिताना शहर कहाँ पर है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? शार्तुजन्य पहाड़ी। शार्तुजन्य पहाड़ी किसका एक पिलग्रिमेज साइट है? बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, किसका इंपॉर्टेंट है? तो जैनियों का, ठीक, जैनिज्म का। अगला अगला न्यूज़ क्या है? द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन अक्टूबर 31, 2025 एज नेशनल यूनिटी डे, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2014 विद ग्रेट इंथुजियाज्म एंड ग्रैंडियोर। इस साल का उनके बर्थडे का थीम क्या था? एक भारत आत्मनिर्भर भारत इंडिया, एक भारत आत्मनिर्भर भारत इंडिया।
यानी कि 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है किसका? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इंडिया के यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी जन्म तिथि का 100, अब जन्म तिथि वैसे तो ऑब्वियसली इतने महान है, लेकिन बर्थडे उतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 150वां बर्थडे है, ठीक। और उनके बर्थडे को किस डे के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया, ठीक है। और अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। ग्रैंड नेशनल सेलिब्रेशंस वर हेल्ड अक्रॉस इंडिया, इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी ऑन नवंबर 7, 2025, मार्किंग 150 साल हो गए किसको? नेशनल सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम को कंपोज किए हुए किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1875 में कंपोज किया, तो 2025 में इसके 150 साल हो गए। इस सॉन्ग को कंपोज किए हुए 150 साल हो चुके हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजन किया गया था, तो उसका इनॉग्रेशन किसने किया था? पीएम मोदी ने। अब फंक्शन पीएम मोदी ने किया था, कहाँ किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 1875 में लिखा गया था वंदे मातरम, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक। ये वेस्ट बंगाल के पोएट थे। ये एक्चुअली कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वन ऑफ द सबसे पहले ग्रेजुएट होने हैं। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी नई नई खुली थी, तो उस इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाले लोगों में से एक थे। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी क्या हुए थे? डिप्टी कलेक्टर भी थे। सिविल सर्विसेज का इंपॉर्टेंट एग्जाम दे करके डिप्टी कलेक्टर बन चुके थे। ये डिप्टी कलेक्टर रहते हुए ही इन्होंने ये वंदे मातरम लिखा था। किस नोवेल में लिखा था? आनंद मठ में एक चैप्टर है बंग दर्शन, उसमें इन्होंने ये क्या लिखी थी? वंदे मातरम लिखा था, ठीक। डिप्टी कलेक्टर रहते हुए भी। तो उस वक्त अब लिखा क्यों था? क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, वो चाहते थे गॉड लव्स किंग या ऐसे करके उनका कोई गाना था, उनका अपना पर्सनल सॉन्ग था, तो उसको प्रमोट करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा गाते थे। तो उसके अपोज में उसके मतलब बंकिम चंद्र जी को लगा कि हमें भी अपनी मातृभूमि के मदरलैंड के लिए कुछ ऐसा लिखना चाहिए, एक जर्नल चीज़ में कुछ उसकी प्रशंसा में, मातृभूमि से प्रेम को दिखाने के लिए। तो उन्होंने वो वंदे मातरम लिखा था। अक्सर आपको पता चलता होगा कि वंदे मातरम के लिए विवाद होता है कि हम गाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हम गाएंगे, कुछ लोग नहीं कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि गाना है, ठीक। ये समझ रहे हैं ना? तो उसमें क्या चक्कर है कि शुरू की 2 लाइनें तो एकदम सेकुलर है, कि सिर्फ सिंपल सा मदरलैंड के लिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं, मदर कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, इस तरीके की बातें हैं। और बाद की कुछ लाइनों में खास कनोटेशंस उसमें है, जैसे हिंदू देवी देवताओं के नाम है, तो उसके लिए कुछ लोगों को उससे दिक्कत होती है, ठीक। सिंपल सा ये बात है। बस वंदे मातरम को लिखे हुए जो है 150 साल हो गए हैं। और वंदे मातरम की जो म्यूजिक दी गई थी, म्यूजिक जो ट्यून, जिस ट्यून पे हम गाते हैं, वो उसकी पहली ट्यून दी थी मेरे ख्याल से, मैं एक नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने उसकी ट्यून दी थी। 1905 में इसको पहली बार गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को हम इसको नेशनल सॉन्ग के तौर पे हमने अडॉप्ट किया था, ठीक। नेशनल एंथम हमारा क्या है? जनगण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं, ठीक। ये फिर से हमारा पेपर 2 के लिए है। मात्र 99 रुपीज़ में आप एमसीक्यू मिलेगी, 15 एमसीक्यू आपको मिलेगी हिंदी में, इंग्लिश में। पेपर 2 के लिए न्यू है, हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में। पेपर 1 के लिए बुनियाद करके एक नाम है, सिंपल सा, ठीक। 99 रुपीज़ में एमसीक्यू मिलेगी आपको, ठीक। ये उलगुलान है। उलगुलान क्या है कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं लगाना चाहते हैं, झारखंड जो स्पेशल है उसकी पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये उलगुलान बैच है, उसमें आप इनरोल होइए। इसमें आपको 100+ हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, टेस्ट ई बुक मिलेगी आपको, और वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, ठीक। रिवीजन नोट्स मिलेंगी, वीकली लाइव डाउट सेशन वगैरह, ये जो बेसिक बातें हैं वो मिलेंगी, ठीक। तो अगर पेपर 2 की स्पेशली वीडियो के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए यहाँ रजिस्टर होना है आपको, ठीक। इस ऐप पे जाना है, हमारा सिलेक्ट सिविल्स ऐप पे, ठीक। अगला क्या है? अगली न्यूज़ है लखनऊ। लखनऊ वॉज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। लखनऊ वॉज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन लेट अक्टूबर 2025, रिकॉग्नाइजिंग इट्स रिच अवधी कुजीन, रॉयल culinary traditions like dampukh and unique food culture, making it the second Indian city in this category after Hyderabad and bringing ग्लोबल स्पॉटलाइट टू इट्स फ्लेवर। सिंपल सा न्यूज़ है कि लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN, यूनेस्को कई तरीके के लिस्ट बनाता है, उसमें एक लिस्ट, अभी सारी लिस्ट को देखेंगे, एक लिस्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, रचनात्मक शहरों का एक नेटवर्क, एक लिस्ट है, जिसमें लखनऊ जो है शामिल हो गया। किस लिए शामिल हुआ है? अपने खाने के लिए। गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है फूड से रिलेटेड, तो उसमें क्या किया गया है? लखनऊ को शामिल किया गया। लखनऊ के अलावा गैस्ट्रोनॉमी में एक शहर और उससे पहले शामिल हो चुका था, उस शहर का क्या नाम है? हैदराबाद। इस साल लखनऊ शामिल हुआ। तो इस तरीके से गैस्ट्रोनॉमी से यूसीसीएन में लखनऊ दूसरा शहर है। अभी सारे शहरों को देखेंगे, करीब जो है
अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 के अंत में लखनऊ को उसकी समृद्ध अवधी पाक परंपरा, दम पुख्त जैसी शाही रसोई शैली और विशिष्ट खाद्य संस्कृति के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। इस मान्यता के साथ लखनऊ हैदराबाद के बाद इस श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना और उसकी पाक विरासत को वैश्विक पहचान मिली। ठीक, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो है आने से क्या होता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है लखनऊ को। इस नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। किस नेटवर्क के बारे में? यूसीसीएन, यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को देख लेते हैं। ये क्या है? 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसने इस्टेब्लिश किया था? यूनेस्को ने। टू फॉस्टर कोऑपरेशन अमंग सिटीज यूजिंग क्रिएटिविटी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। 7 फील्ड्स में मिलता है यूसीसीएन। किसने फील्ड मिलता है? 7 फील्ड में। ये याद रखना है आपको, 7 फील्ड में मिलता है। किसमें? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में, डिजाइन में, फिल्म में, गैस्ट्रोनॉमी में, लिटरेचर में, मीडिया आर्ट्स में और म्यूजिक में। उसी गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ और हैदराबाद आते हैं। ठीक, लखनऊ एंड हैदराबाद। ठीक, उसी तरीके से मीडिया आर्ट्स में मुंबई है, म्यूजिक में आपका ग्वालियर वगैरह है। इसी तरीके से कई सारे शहर हैं। तो गैस्ट्रोनॉमी में कौन है? लखनऊ। अभी रिसेंट में कौन है? लखनऊ। और उससे पहले कौन था? अभी उससे पहले चुना कौन गया था? हैदराबाद। जरा यूनेस्को की और दूसरी लिस्ट को देख लेते हैं। यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है जिसमें पता है आपको 44 इंडियन साइट्स है। 44 इंडियन साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इस तरीके से इंडिया जो है छठा जो देश है जिसके सबसे ज़्यादा जो है हेरिटेज लिस्ट इस लिस्ट में नाम है। ठीक, 44 स्थानों का नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है इंडिया से। उसी तरीके से एक लिस्ट यूनेस्को बनाता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, जिसका नाम एक और नाम है लिविंग ट्रेडिशन लिस्ट। इसको आपको पहले ही न्यूज़ में बताया आपको। लिविंग ट्रेडिशन लिस्ट किसमें बताया था? रेड फोर्ट में। ठीक, रेड फोर्ट में एक आयोजन हुआ जिसमें दीपावली को लिया गया। ठीक, मेरे ख्याल से 22वां ऐसा था जो इस लिस्ट में आया था। एक लिस्ट बनती है नीड अर्जेंट प्रोटेक्शन लिस्ट बनती है, जिसमें वो जगह हैं, वो चीज़ें जिनकी अर्जेंट प्रोटेक्शन है, नहीं प्रोटेक्ट किया गया तो वो खत्म हो जाएंगी। एक उसी तरीके से बनता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हमारी मेमोरी का काम करती हैं, याददाश्त, पुराने समय की चीज़ों को याद दिलाती हैं। उसी तरीके से एक लिस्ट यूनेस्को बनाती है, यूनेस्को ग्लोबल पार्क। उसी तरीके से यूनेस्को लिस्ट बनाती है बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। और उसी ये जो लास्ट वाला यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये 7 फील्ड में मिलता है। किसमें किसमें? क्राफ्ट फोक आर्ट में, डिजाइन में, फिल्म में, गैस्ट्रोनॉमी में, लिटरेचर में, मीडिया आर्ट में, म्यूजिक में। यूनेस्को इतनी लिस्ट बनाती है। ठीक, 7 लिस्ट बनाती है। उसमें से ये लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इस लिस्ट में जितने ये 44 साइट्स हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अच्छा, इंडियन सिटीज इन द यूसीसीएन लिस्ट देख लेते हैं कि यूसीसीएन में जो लिस्ट सिटीज हैं वो कौन कौन सी है। जैसे जयपुर 2015 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए शामिल की गई थी। अभी जिसमें लखनऊ शामिल किया गया उसमें ऑलरेडी जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट वाले सेक्शन में शामिल हो चुका था। बनारस म्यूजिक के लिए, चेन्नई म्यूजिक के लिए, मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए, कोझिकोड जो है लिटरेचर के लिए, ग्वालियर म्यूजिक के लिए और लखनऊ जो है गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो म्यूजिक में आपको दिख रहा है 2 हैं, 3 है एक्चुअली, बनारस है, चेन्नई है और ग्वालियर है। उसी तरीके से गैस्ट्रोनॉमी में 2 हैं, हैदराबाद है और लखनऊ है। ठीक ठीक, तो कुल मिला के कितने शहर होगा? और हैं क्या? नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शहर हैं। किसमें? इंडिया के 9 शहर हैं जो यूसीसीएन में, यूनेस्को सिटीज ऑफ क्रिएटिव नेटवर्क। अगला न्यूज़ क्या है? पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट सेक्शन स्कीम स्टेट वाइड। पहला राज्य बन गया जिसने भारत नेट परियोजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। अब ये परियोजना क्या है? भारत नेट परियोजना क्या है? ये जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ताकि ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट दी जा सके। भारत नेट नाम से ही लग रहा है। तो भारत के जितने ग्राम पंचायत हैं, विलेज काउंसिल्स हैं, रूरल एरियाज में, उसमें क्या किया जाए? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए। तो पंजाब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, पूरी तरीके से पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला न्यूज़ क्या है? पैरा सोशल वॉज डिस्कवर्ड कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2025। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है? पैरा सोशल है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारी डिक्शनरी, इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है। कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, मैरियम वेबस्टर है और इसी तरह से डिक्शनरी.com है। तो ये हर साल एक खास तरीके एक वर्ड निकालती हैं जो वो मानती है कि ये इस साल के वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक, उसी तरीके से कैम्ब्रिज ने निकाला पैरासोशल। पैरासोशल क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द वन साइडेड इमोशनल रिलेशनशिप दैट डेवलप्स बिटवीन पीपल एंड सेलिब्रिटीज और एआई चैटबॉट्स। जैसे क्या होता है, अगर आप चैटबॉट यूज करते हैं, चैट जीपीटी या ग्रोक या कुछ भी, या जेमिनाई, तो आप इस तरीके, ये क्या है? चैटबॉट है ना, इनको आप यूज करते हैं तो एक तरीके का, अब भाई वो तो लिविंग थिंग तो है नहीं, लेकिन आप हैं तो अब वो कुछ बोलता है तो आपकी बड़ाई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी बुराई करेगा तो खराब लगेगा। तो एक तरफा रिलेशन बन जाता है। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरासोशल। आपकी कोई सेलिब्रिटी है, कोई अच्छा लगता है आपको,
उसके साथ कुछ हो रहा है तो आपको इफेक्ट हो रहा है, पर ऐसा तो है नहीं कि आपके कुछ हो रहा है तो उसको इफेक्ट हो रहा है ना। एक तरफा रिलेशन बन गया है, समझ रहे हैं, एक तरफा प्यार टाइप का हो गया आपको। तो उस शब्द को क्या कहा जा रहा है, पैरासोशल। एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो लोग कनेक्टेड है पर एक को पता ही नहीं कि कनेक्टेड है कि नहीं। डिक्शनरी.com में क्या डिक्शनरी.com में डिक्लेयर किया 6-7, ये मीम है ना, मीम टाइप का, आप पता नहीं इंटरनेट पे देखते ही नहीं। 6-7 67 बोलते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया। बच्चे, छोटे बच्चे बहुत सारे मीम, तो आपको याद रखना है। हाथ का जेस्चर देके 6-7 करके कुछ बोलते हैं। ठीक, फिर से वही उलगुलान। उलगुलान आपका हमारा, आपको पता है ना, 100 हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर मिलेंगे किसके लिए, GS2 के लिए। ठीक, अगला न्यूज़ आता है, महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विद स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, स्टारलिंक किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क की है। ठीक, इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, दुनिया भर में देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो इंटरनेट है, आपका इंटरनेट जो अभी आपका मोबाइल से चल रहा होगा, ये टेरेस्ट्रियल सा है, टेरेस्ट्रियल है। इसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इंटरनेट है। इसमें क्या होता है कि केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जाता है। ठीक, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू। उस सैटेलाइट्स के सिस्टम को क्या बोला जा रहा है, स्टार लिंक बोला जा रहा है। तो सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट जो है, वो महाराष्ट्र में पार्टनर किया गया है कि महाराष्ट्र में सैटेलाइट के थ्रू हम इंटरनेट भेजेंगे। ठीक, अब फाइबर ऑप्टिक की कुछ बहुत खासियत हैं। लगभग 99% तो इंटरनेट इसी से चलता है, लेकिन क्या होता है कि हर जगह फाइबर ऑप्टिक बिछाई नहीं जा सकती हैं, तो उनकी जगह हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड, हालांकि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क का तो मानना है कि ये इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी कुछ अच्छाइयाँ हैं, ख़त्म तो नहीं होगा। तो वो क्या करने की टेक्निक में है कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट भेजने की। अब इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी कुछ कमियाँ हैं, कुछ खास है। जैसे ये इंटरनेट बहुत फास्ट होता है, ये इंटरनेट उतना स्लो नहीं होता। ठीक, ये कैसे होता है थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसी पेज में बता दे रहा हूँ। जैसे ये है, ये अर्थ है हमारा, ठीक, यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट उड़ाते रहेंगे ऐसे, और आप यहाँ मोबाइल लेके खड़े हैं। अब ये सैटेलाइट, और यहाँ से मान लिया आप यहाँ का डेटा आप लेना चाह रहे हैं, इस जगह का डेटा आप अपने फ़ोन में लेना चाह रहे हैं, तो ये डेटा पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से सैटेलाइट में आएगा। अब ये सैटेलाइट क्या होते हैं, अर्थ को अगर कवर करना है, बहुत बड़े व्यू फील्ड लेना है, तो बहुत ऊंचाई पर पार्क की जाती है, करीब 36,000 किलोमीटर पे। तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर आपके डिवाइस से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये टाइम लेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लैग होता है। ठीक, करीब 500 से 600 मिलीसेकंड का लैग होता है। लेकिन मान लिया आप फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड है, तो सपोज करिए फाइबर ऑप्टिक, इस डिवाइस का आपको डेटा एक्सेस चाहिए अपने डिवाइस में, तो ये करीब 1000 किलोमीटर की ही दूरी है, तो यहाँ जल्दी से इंटरनेट आ जाता है, तो इसमें उस तरीके का लैग नहीं है। ठीक, तो वही है। अगला न्यूज़ क्या है इसी पेज पर, कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम रिसीव्ड अ गुड रेटिंग फ्रॉम द IUCN इन इट्स 2025 वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। IUCN 2025, IUCN क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक निकालता है, उसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क को कौन सी रेटिंग मिली है, गुड। याद रखिए, कंचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक्चुअली। कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग मिली है IUCN के वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक में, मेकिंग इट द ओनली इंडियन नेचुरल और मिक्स्ड वर्ल्ड साइट टू अचीव द पॉजिटिव स्टेटस। सिर्फ एकमात्र ऐसा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको बताया था ना, उसमें कौन इंक्लूडेड है, कंचनजंगा, और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, 44 जगहें इंक्लूडेड है। ठीक, उसमें कंचनजंगा ही एकमात्र है जिसको IUCN ने क्या दिया है, गुड रेटिंग दिया। ठीक, सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN की 2025 वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में गुड रेटिंग मिली है। यह उपलब्धि इसे भारत की एकमात्र प्राकृतिक या मिश्रित धरोहर स्थल बनाती है जिससे सकारात्मक दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, जिसे सकारात्मक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन लिख रहे हैं, नहीं, एग्जाम में आएगा, ऑप्शन दिया है। अब मान लिया कंचनजंगा दिया है, रणथंबोर पार्क दिया है, ऐसे ही तमाम तरीके के पार्क दिए हुए हैं, दुधवा नेशनल पार्क दिया हो, तो आपको याद आ जाएगा कि शायद सर बोल रहे थे कंचनजंगा, तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहना है। ठीक, अब स्टारलिंक आप पढ़ने जाएंगे तो इतना कुछ लिखा हुआ है कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता है, पूरा आपको 3 महीने चाहें तो सिर्फ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन ही पढ़ते रहिए आप। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होते हैं, उसकी फिजिक्स क्या है, उसकी इंजीनियरिंग क्या है, ये पढ़ना नहीं, हमें बेसिक न्यूज़ पढ़नी कि महाराष्ट्र वो राज्य बन गया जिसने अभी पार्टनर किया है, सिर्फ अभी शुरुआत भी नहीं की है, सिर्फ पार्टनर किया। अच्छा, अगला न्यूज़ क्या है, जरा इसको इरेज कर लूँ, एक सेकंड। अगला न्यूज़ है, असम की कैबिनेट ने क्या किया, असम कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल, 2025, paving the way for a statewide ban on polygamous marriages. The proposed law makes polygamy a cognizable offense, denying immediate bail
टू द अक्यूज्ड एंड प्रिस्क्राइबिंग अ जेल टर्म अप टू 7 साल। 7 साल की सजा होगी। अगर आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं, आप आदमी हैं तो भी एक से ज़्यादा पत्नी रखते हैं तो आपको सजा हो जाएगी, और आप एक स्त्री हैं और एक से ज़्यादा पति रखती हैं, एक से ज़्यादा आदमियों से शादी करती हैं तो भी आपको सजा हो जाएगी। ठीक, और कितने साल की सजा होगी? 7 साल की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसमें पढ़ते जाएंगे तो इतना ज़्यादा आप मतलब 100 साल से ये सब डिबेट हो रही है कि बैन होना चाहिए, नहीं बैन होना चाहिए, ये सब नहीं पढ़ना। बस हमें याद रखना असम ने बैन कर दिया किस चीज़ को? पॉलीगैमी को। पॉलीगैमी क्या होती है कि एक से ज़्यादा आप स्पाउस रखते हैं, एक से ज़्यादा स्पाउस। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी एक से ज़्यादा स्पाउस। स्पाउस मतलब क्या होता है? हस्बैंड या वाइफ, दोनों को क्या कहते हैं? हस्बैंड या वाइफ। एक तरीके का न्यूट्रल टर्म है। ठीक, तो एक से ज़्यादा आपके स्पाउस हैं, एक से ज़्यादा आपका अगर हस्बैंड है, एक से ज़्यादा अगर आपकी वाइफ है तो आपको 7 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लिया आपने एक शादी की, चलिए बता ही देते हैं। मान लिया आपने एक शादी की, आप ये हैं और आपने इनसे शादी कर ली। अब आपको इनसे भी शादी करना है तो आपको इनको पहले तलाक देना होगा। पहले ऐसा नहीं था। इनसे भी शादी करिए, इनसे भी शादी करिए। खास करके ये ऑब्वियसली मुस्लिम में और उनके शरिया लॉ में इस तरीके का अलाउ अलाउ किया गया है, तो वो शादी करते थे, लेकिन अब उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और यहाँ तक कि किया गया है कि जिस किसी गाँव वगैरह में शादी होती है तो उस गाँव के सरपंच को, इम्पोर्टेंट आदमी को भी सजा हो सकती है। ये भी याद रखना। गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ ट्राइबल फोकस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। कोई मतलब नहीं है। जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग को करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गुजरात ने। बस इतना सुन लेना, लिखने नहीं बैठना। गुजरात ने लॉन्च किया है ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं वहाँ की, उनको उनकी जीनोम को सीक्वेंसिंग करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अंबाजी मार्बल फ्रॉम गुजरात रिसीव्ड अ जीआई टैग फॉर इट्स यूनिक व्हाइट स्टोन। अंबाजी मार्बल जो कि गुजरात से, उनको जीआई टैग मिला है। जब हम देखेंगे जीआई टैग वाला सेक्शन, उसमें हम सब देखेंगे। हर साल इतनी कम से कम 100 चीज़ों को हर साल जीआई टैग मिलता है, और मिलता है 200 चीज़ों को मिलता है। सबको याद नहीं रखना। ठीक, बोत्सवाना विल ट्रांसफर 8 चीताज टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। बोत्सवाना क्या करेगा? 8 चीताओं को और ट्रांसफर करेगा प्रोजेक्ट चीता के अंदर में। ठीक, प्रोजेक्ट चीता पता है ना, इंडिया में चीता विलुप्त हो गए थे तो उनको बहुत अफ्रीका से चीता लाया गया, और कूनो नेशनल पार्क एमपी में, यहाँ पे चीता को ट्रांसलोकेट किया गया, और कोशिश की जा रही है कि चीता की पॉपुलेशन इंडिया में वापस लाई जा सके। ठीक, चीता खत्म हो गए थे करीब 1900 समथिंग में। चीता इंडिया से विलुप्त हो गए थे शिकार की वजह से। राजा महाराजा पहले बहुत शिकार करते थे तो उससे चीता क्या हो गया? खत्म होने लगे। ठीक, यह हिंदी में न्यूज है। गुजरात जनजाति केंद्रित जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात के अंबाजी मार्बल को उसकी विशिष्ट सफेद पत्थर की विशेषता के लिए जीआई टैग मिला है। और बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को क्या कितने चीता सौंपेगा? 8। ठीक, थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट चीता इज इंडियाज एम्बिशियस, बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो कि 2022 में लॉन्च की गई थी, ताकि चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा सके। इंस्टिंक्ट हो गए थे 1952 में, इंस्टिंक्ट हो गए थे। आखिरी चीता जो इंडिया में मर गया था, डेथ कर गया था, खत्म हो गया था, वो 1952 में हो गया था। ठीक, और इसको ये दुनिया की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से एशिया, इंडिया में एशिया में है ना, तो इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन। ठीक, ये दुनिया की पहली है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी बड़े मांस भक्षी को लोकेट किया जा रहा है, ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। ठीक, कहाँ से पहले चीता जो कहाँ से आया था वो नामीबिया से इंडिया में आया, और कहाँ से आया, और दूसरा और फिर कहाँ से आया उसके अलावा? साउथ कोरिया से। अब तीसरी जगह जो आ रहा है वो क्या है? बोत्सवाना है। नामीबिया से पहले आ चुका था, साउथ अफ्रीका से आ चुका था, याद रखिए। नामीबिया तीसरी है। करेंटली किससे आ रहा है? नामीबिया से। उससे पहले नामीबिया और साउथ अफ्रीका से पहले आ चुका है, सॉरी, नामीबिया साउथ अफ्रीका से पहले आ चुका। अब चीता कहाँ से आ रहा है? बोत्सवाना से। तो ये 3 जगहों के नाम याद रखने। पूछ लेगा प्रोजेक्ट चीता में अब तक कितनी जगहों से चीता भारत में ट्रांसलोकेट किए जा सकें, तो बोत्सवाना से, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। इन दोनों से पहले लिए जा चुके थे, अब इनसे लिए जा रहे हैं। ठीक, और ये प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 2022 में। प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था 2022 में। और किस नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? कूनो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। ठीक, और दूसरे साइट्स में भी इनको रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन अभी पहली बार किसमें किया गया? कूनो नेशनल पार्क में। प्रोजेक्ट चीता भारत की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से जो है बसाना है। यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी प्राणी का स्थानांतरण है, जिसके तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कूनो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और अन्य स्थलों पर लाया जाएगा, ताकि घास भूमि परिस्थितिकी यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फिर से उनको जो है पुनर्स्थापित किया जा सके। ठीक, तो यानी कि सिंपल सी न्यूज़ है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता लाए जा रहे हैं। कहाँ से? नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता लॉन्च कब किया गया था? 2022 में। किस पार्क में सबसे पहली बार लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में। यही 3-4 न्यूज़ है। ठीक,
अगला क्या न्यूज़ है, हाईलाइटिंग एक्सीलेंस इन वाटर कंजर्वेशन, हाईलाइटिंग एक्सीलेंट इन वाटर कंजर्वेशन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑन नवंबर दिस, वेयर महाराष्ट्र इमर्ज्ड एज द बेस्ट स्टेट, यानी वाटर कंजर्वेशन में सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है द्रौपदी मुर्मू जी से, महाराष्ट्र को। और किस अवार्ड में मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड, स्थापित 6वां वाटर अवार्ड है, जो कि कहाँ कब हुआ, 2025 में। उसमें पहला अवार्ड किसको मिला है, महाराष्ट्र को, फॉलोड बाय गुजरात एंड हरियाणा। वाइल तेलंगाना टॉप द न्यूली इंट्रोड्यूस जल संचय जल भागीदारी कैटेगरी फॉर कम्युनिटी लेड वाटर एफर्ट्स, एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है इस अवार्ड में जिसका नाम है जल संचय जल भागीदारी, उसमें टॉप कौन किया है, तेलंगाना ने टॉप किया। अब ये अवार्ड कौन जीत सकता है, ये इंडिविजुअल्स भी जीत सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी जीत सकते हैं, कम्युनिटीज भी ये अवार्ड जीत सकती हैं, नेशनल वाटर अवार्ड, एनजीओ भी जीत सकती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज भी, अर्बन लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, वाटर यूजर एसोसिएशन जीत सकते हैं। तो उसी गवर्नमेंट बॉडीज में किसने जीता, महाराष्ट्र ने जीता। तेलंगाना क्या किया है, जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इस अवार्ड में, पहली बार इंट्रोड्यूस किया है जल संचय जन भागीदारी नाम का एक कैटेगरी है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें टॉप कौन किया है, तेलंगाना ने। बिल्कुल ये सब याद रख पाएंगे, नेचुरली नहीं है कि किसको क्या अवार्ड मिला यार, नहीं याद रख पाएंगे, बस आपको सुनते जाना और होप करना है कि एग्जाम में आप रिकॉल कर लें। आप ये याद करने जाएंगे तो हिस्ट्री भूल जाएंगे कि अकबर कब पैदा हुआ था, कब मरा था, सब भूल जाएंगे, पहला गवर्नर जनरल कौन था ये भूल जाएंगे आप, सिंपल सिंपल सवाल भूल जाएंगे अगर ये करंट अफेयर याद करने जाएंगे। ठीक, अगला न्यूज़ क्या है, द मद्रास हाईकोर्ट इन द रूती कुमारी वर्सेस जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन लॉ इन अक्टूबर 2025। यानी कि अब क्या किया गया है, मद्रास हाईकोर्ट ने किसी केस में, ये केस नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज को क्या कर दिया गया है, इंडियन लॉ के अंदर प्रॉपर्टी के तौर पे रजिस्टर कर लिया। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है ना क्या है, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना होगा आपने, जैसे बिटकॉइन का नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी, करेंसी तो है ही लेकिन क्रिप्टो है, क्रिप्टोग्राफिक है, क्रिप्ट मतलब डिकोड, इसको आपको पाने के लिए डिकोड करना पड़ेगा, कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो करेंसी है, ठीक, क्रिप्टो करेंसी। कुछ क्रिप्टो करेंसीज का नाम देख लेते हैं, बिटकॉइन है, डोजी कॉइन है, ठीक, इरिथ्रियम है, ठीक। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी बोलूंगा तो आपको बिटकॉइन ही ध्यान आता होगा, लेकिन ये सब भी क्या है, बिटकॉइन एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। उसी तरीके से डोजी कॉइन इलॉन मस्क ने लॉन्च किया था, एक टाइप का क्या है, क्रिप्टो करेंसी। इरिथ्रियम क्या है, एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी नहीं समझनी, बस इसका नाम याद रखना है। क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसका कोई एक मालिक नहीं होता, एक कोई सेंट्रल वो नहीं होता कंट्रोल करने वाला। इसको माइन किया जा सकता है, जैसे कोयला, डायमंड, ये सब माइन करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को भी माइन किया जाता है। कैसे माइन किया जाता है, मैथ के पजल्स या कोड डिकोडिंग करके, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करके इसको निकाला जाता है। मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करके इस कॉइन को, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो एक कॉइन आपकी हो गई। ठीक, अब इस क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, समझ रहे हैं। 10 क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने में आप समझिए कि एक कॉलोनी में जितनी बिजली लग रही है, आपके कंप्यूटर को उतनी बिजली चाहिए। ठीक, तो इसको माइनिंग करने में बहुत कठिनाई है। अगला क्या है, ठीक वही न्यूज़ है। ठीक, क्रिप्टो करेंसी को क्या कर दिया गया, भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब अगर ये चोरी होगी, कुछ होगा, तो जिसने चोरी किया उसको सजा मिलेगा। अभी तक ये संपत्ति के रूप में नहीं थी। तो जो प्रॉपर्टीज में जो चीज़ें जो प्रोटेक्शन था प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट, प्रॉपर्टीज पे जो टैक्स लगता था, अब क्रिप्टो करेंसी पे भी लगने लगेगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसको क्रिप्टोग्राफी के तहत सिक्योर रखा जाता है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं करता है, कोई सेंट्रल बैंक या कुछ नहीं कंट्रोल करती, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। पहली क्रिप्टो करेंसी क्या थी, बिटकॉइन कब लॉन्च की गई थी, 2009 में। ये किसने लॉन्च की थी, सताशी नाकामोटो। अब ये कौन आदमी है किसी को नहीं पता, बस एक नाम है। आज तक इसने किसी का चेहरा, किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। लोग कहते हैं जापान का कोई मैथमेटिशियन है, क्या है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो ब्लॉकचेन की यूज़ होती है, और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिटकॉइन, एथरियम, रिपल, लिटकॉइन, ये सब क्या है, क्रिप्टो करेंसी। अगला अगला न्यूज़ क्या है, गूगल विल इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन ओवर 5 years टू इस्टेब्लिश दिस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब एंड गीगावाट स्केल डेटा सेंटर कैंपस इन विशाखापट्टनम। यानी आपको बस याद रखना है, विशाखापट्टनम में गूगल क्या करेगा, कुछ बहुत बड़ा डेटा सेंटर अपना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाएगा। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ये याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल क्या करेगा, $15 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा 5 साल के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाएगा, और गीगावाट लेवल का क्या करेगा, एक डाटा सेंटर बनाएगा। ठीक,
दिस मार्क्स, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस मार्क्स गूगल्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया टू डेट एंड इट्स लार्जेस्ट एआई हब आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ये हो जाता है तो ये गूगल का इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और अमेरिका के बाहर गूगल का ये सबसे बड़ा एआई हब बनेगा। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब जो है अमेरिका के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद गूगल कहाँ बनाने जा रहा है? विशाखापट्टनम में। इसीलिए ये न्यूज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेम वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। ओके, अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हाईलाइटिंग इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एजेंडा, इंडिया होस्टेड द थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग। याद रखिए, चाइना चाणक्य डिफेंस डायलॉग ये तीसरा डायलॉग है। CDD 2025 ये तीसरी बार लॉन्च किया जा रहा है एट द मानेक शाह सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन नवंबर 27-28-2025, इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसका थीम क्या था? रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। ये याद नहीं रहेगा, मैं कितना भी बता लूँ। एंड फीचरिंग द लॉन्च, अब ये सब थीम याद तो रहेगा नहीं, 1000 चीज़ों की थीम आपको याद नहीं रखनी है, बस सुननी है, लिखना उखना भी नहीं। सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। फीचरिंग द लॉन्च ऑफ आर्मी 3 फेज मॉडर्नाइजेशन रोड मैप टुवर्ड 2047। आपको पता ना, बहुत सारी टारगेट, बहुत सारे टीबी हटाना है 2047 तक, रोड बना देनी है 2047 तक, आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर देना है 2047 तक, विकसित भारत बना लेना है 2047 तक। तो 2047 एक सेफ नंबर है जिसको अगर आपको नहीं पता तो 2047 वाला जो ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ याद रखना है चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कुछ क्या हुआ है, इंडिया को, इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। ठीक, बस कुछ बातें कही गई हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हिट अ 6 मंथ हाई ऑफ 55.4% इन अक्टूबर 2025। ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है जो, लेकिन जो इस न्यूज़ में जो टर्म यूज हो जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया? 6 मंथ का हाईएस्ट पे पहुंच गया 55.4% इन 2025। ड्रिवन बाई कंसिस्टेंट इंक्रीज इन फीमेल पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा इसलिए बढ़ गया है। गांव में लोग, महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पेशली गांव में बढ़ा इसलिए भी क्या हो गया, ये परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्या दिखा रहा है? इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स एंगेजमेंट विद स्टेबल ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड राइजिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। दिस डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके तहत इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया? 55.4% हो गया, 55.4%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 15 साल से ऊपर और 59 साल, यानी कि 15 और 59 साल के बीच के लोगों में, वो लोग जो इस रेंज में है, 15 से 59 साल के वो सारे लोग इंडिया में जो इस रेंज में आते हैं, और उसमें से 55.4%, यानी मान लिया 15 से 59 के हम 100 लोगों को इंडिया में लिए। ठीक, 15 से 59 साल के 100 लोगों को इंडिया में लिए, उसमें से 55.4, इसको सिर्फ 55 कर लेते हैं। ठीक, 55 लोग ऐसे हैं जो या तो जॉब कर रहे हैं या जॉब खोज रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं? 100 में से 15 से 59 साल के बीच के 100 लोगों में से 55 लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं या जॉब खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ये कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, ये मंत्रालय है वो निकालता है। और किसके तहत निकालता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये पीरियोडिक सर्वे करता है किस चीज़ का? लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स क्या होता है अभी देखेंगे सारा। ठीक, यहीं पे डिफिनीशन लिखा हुआ। लेबर फोर्स किसको बोलते हैं? वो सारे लोग जो 15 से 59 साल के बीच में हैं, जो काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। 15 से 59 साल के वो लोग जो काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। यानी कि 15 से जो छोटे लोग हैं और 59 से जो बड़े लोग हैं, वो और जो काम नहीं खोज रहे हैं, एकदम काम खोज ही नहीं रहे हैं, वो लेबर फोर्स में नहीं आते हैं। लेबर फोर्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो 15 से 59 साल के हैं, या तो वो काम कर रहे हों और काम खोज रहे हैं। पॉपुलेशन 15 प्लस क्या होती है? 15 प्लस की पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो सारे लोग भारत में जो कि 15 साल से ऊपर हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स कितना, इसी लेबर, ये लेबर फोर्स हो गया। लेबर फोर्स यानी कि 15 से 59 साल के वो लोग जो काम खोज रहे हैं या काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ लिख लिया, और उसको 15 साल से जितने लोग ऊपर हैं, एक्चुअली 15 से 59 साल के जितने लोग हैं इंडिया में, उससे डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? LFPR मिल जाएगा। फिर से देखिए, LFPR, आप लेबर फोर्स लिखिए, लेबर फोर्स, और उसको डिवाइड कर दीजिए भारत में जितने भी लोग, जितने भी भारत में लोग 15 से 59 साल के बीच में हैं, और 100 से गुणा करा दिए तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा किस चीज़ का? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक, लेबर फोर्स याद रखना है। लेबर फोर्स किसको कहते हैं? 15 से 59 साल के वो लोग जो कि काम खोज रहे हों, जो कि काम कर रहे हो या काम खोज रहे हो, उनको क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स।
गोवा पुलिस बिकेम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू अचीव 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स रेट। भारत का पहला पुलिस फोर्स बन गई है जो कि साइबर फ्रॉड के जो है पे रिस्पॉन्स कर रहा है। 100% जितनी भी 100 खबरें आई, न्यूज़ आई किस चीज़ की, साइबर फ्रॉड की, सब 100 पे रिस्पॉन्स किया उसने। ठीक, 100 के 100 पे उसने रिस्पॉन्स किया। स्ट्रेंथनिंग डायरेक्ट फार्मर सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान इन कोयम्बटूर। पीएम किसान समझ रहे हैं ना, पीएम किसान के तहत क्या होता है, 6,000 रुपये 2,000 रुपये के 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों के खाते में दी जाती है। ठीक, तो उसकी 21वीं इंस्टॉलमेंट दी है, इसमें 2,000 रुपये। ये बस इतना याद रखना, पीएम किसान में किसानों को 2,000 रुपये, 6,000 रुपये 2,000 की किस्तों पे 3 बार दिए जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। किसानों को प्रत्यक्ष सहायता को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। दिसंबर 2018 में शुरू की गई पूर्णतः केंद्र प्रायोजित स्कीम है ये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक, यही क्या है, पीएम किसान है। ठीक, 6,000 की सहायता मिलेगी 3 बराबर किस्तों में। किसको मिलेगी, वो किसान जिनके पास लैंड है, लैंडलेस किसानों को नहीं, जिनके पास लैंड है। ताकि किस लिए मिल रही है, ताकि आप जो है अपनी ज़मीन में कुछ पैसे लगा सकें, बीज खरीद सकें, पानी के अरेंजमेंट कर सकें, और ठीक है इस तरीके से, ताकि आपकी फसल बढ़े। फिर पैसे नहीं दे रही कि मौज करने के लिए, आपको खर्च करना है उसको। अगला है 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन सबमिट 2026-31 रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है ना, 16वां फाइनेंस कमीशन बना है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बना, और इसने अपनी रिपोर्ट 2026 से 31 तक की रिपोर्ट जो है किसको सौंपी है, प्रेसिडेंट मुर्मू को। और इस 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। ये याद रखना, बस याद रखना, 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। क्या है, द फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंडर स्टैब्लिश होता है, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये क्या करता है, रिकमेंड करता है, क्या चीज रिकमेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सों का बंटवारा कैसे होगा, वो कौन डिसाइड करता है, कौन रिकमेंड करता है, डिसाइड नहीं करता। ये रिकमेंड करेगा, गवर्नमेंट को मानना और ना माने। वैसे इन जनरल अब तक सारे रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के माने गए हैं, पर आपको ये समझना है कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट पे, सरकार पर बाध्य नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि फाइनेंस कमीशन में कुछ कह दिया तो सरकार को मानना ही है। ठीक, लेकिन मानती है, ये जनरली प्रथा है इसको मानने की, लेकिन बाध्यता नहीं है, याद रखना। 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया। ये 5 साल के लिए बना है। वो ईयर, वो क्या है ईयर, वो 2026 से 31 है। बस फाइनेंस कमीशन के बारे में बेसिक जानकारी लिखी हुई है। ठीक, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपके पॉइंटर फॉर्म में दे दिया गया है इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 के तहत बनती है। इसका पर्पस क्या है कि ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या सिंपली जिसको टैक्स बोलते हैं, टैक्स को सेंटर और गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में क्या करे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दे। ये क्वासी जुडिशियल है और एडवाइजरी है, सिर्फ एडवाइस कर सकती है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इसका मेन फंक्शन क्या है, रिकमेंड शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए ये सेंटर है सबसे ऊपर, और उसके नीचे क्या है, सारे स्टेट्स हैं। इसके बीच में क्या करती है, टैक्स रेवेन्यू को शेयर करने का तरीका बताती है। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब सेंटर से स्टेट के पास आ गया, और अब स्टेट तो 28 स्टेट्स हैं, अब 28 स्टेट्स में कैसे कैसे मिलेगा, उसका भी डिवोल्यूशन कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। तो सेंटर स्टेट के बीच में जो होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं, और जो स्टेट और स्टेट्स के बीच में होता है उसको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा ग्रांट्स इन एड, सहायता देने के लिए भी क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता देनी चाहती है किसी राज्य को, टैक्स के अलावा सहायता देनी चाहती है, वो भी कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। और फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखने का भी तरीका फाइनेंस कमीशन बताती है, और लोकल बॉडीज में भी जो है फंडिंग का तरीका बताती है। और इस बार क्या 15वें फाइनेंस कमीशन से क्या किया जा रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग कैसे होगी, ये भी कौन रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। कंपोजिशन इसका क्या है, एक चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बता दिया। ठीक, अब टैक्सों को बांटने का तरीका, क्या क्राइटेरिया यूज करती है फाइनेंस कमीशन, पॉपुलेशन यूज करती है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको टैक्स ज्यादा मिलेगा। इनकम डिस्टेंस कैसा है, वो उस हिसाब से, अगर राज्य बड़ा है तो आपको ज्यादा, उस राज्य को ज्यादा टैक्स मिलेगा। उस राज्य में फॉरेस्ट कवर ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है राज्य में, मतलब ऐसा तो नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, अगर पॉपुलेशन कोई राज्य कंट्रोल कर रहा है तो उसका फायदा फाइनेंस कमीशन उसको देती है। टैक्स एफर्ट, मतलब कैसा टैक्सेशन कर रहा है वो राज्य, उसके आधार पर भी क्या करती है फाइनेंस कमीशन, उसको डिवोल्यूशन करने का वो मेथड बनाती है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन क्या होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं, बाध्य नहीं होते, लेकिन यूजली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट कहाँ पे रखती है, पार्लियामेंट में रखती है।
हेल्प मेंटेन फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फिजिकल फेडरलिज्म मेंटेन करने में और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, 1 घंटा हो गया। इंडिया रिसेंटली ड्रॉप 13 रैंक्स टू 23rd प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 13वें रैंक से कहाँ चला गया, 23वें रैंक पे। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन निकालता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जर्मन वॉच की एक संस्था है वो निकालती है। और कहाँ पे निकाला गया ये, ब्राज़ील में COP13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 30वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। वहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली गई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया है। वहाँ पे इंडिया की रैंक 13वें से 23वें पे पहुँच गई है। ठीक, ये बेसिक बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ओके, अगला क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड 4 की लेबर कोड्स, ये इंपॉर्टेंट है, 4 की लेबर कोड्स स्टार्टिंग नवंबर 1, 2025, कंसोलिडेटिंग 21 लॉज टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस, इनहांस वर्कर वेलफेयर और प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंपल सा न्यूज़ है। ठीक, पहले भारत में लेबर को कंट्रोल करने के लिए 29 लॉज थे। कितने थे, 29 लॉज थे। अब उसको एक मर्ज करके कितने लॉज बना दिए गए, लॉज नहीं एक्चुअली कोड्स हैं, 4 कोड में, 29 लॉज को 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, वो कौन कौन से कोड है, पहला तो है वेजेस कोड, पहला क्या है, यहाँ जगह नहीं है, 4 कोड है उसमें वेजेस कोड है। एक का नाम है वेजेस कोड 2019, एक का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, एक का नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और एक का नाम है OSHWC इस WC 2020। 29 पहले लॉस थे, तो इन लॉस इतने सारे लॉस है ना, तो बिजनेस नहीं हो पाता था बढ़िया से, और लेबर्स को भी फायदा नहीं मिलता था, उनका भी शोषण होता था। कोई राज्य कह रहा है ये लॉ है, कोई राज्य वो कह रहा है, तो इसको सबको क्लब करके 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, तो उसी का नाम है ये 4 कोड में, वेज कोड में, और ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, सोशल सिक्योरिटी कोड में, और OSHWC का मतलब होता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। OS मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क हजार्ड करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि क्या है, OSHWC। ठीक, OSHWC ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब क्या होता है कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अब हाथ कट गया, कुछ कट गया, अब कहीं नुकसान हो गया वर्कर को, समझ रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वर्कर को कंपनसेट करने का एक लॉ होता है, तो उसी को बोलते हैं OSHWC। अगला क्या है, द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट इज ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मीथेन इमिटर आफ्टर चाइना एंड US। तो सबसे बड़ा मीथेन इमिशन कौन करता है, चाइना, फिर US और इंडिया। ये पता चला है, किस रिपोर्ट में पता चला है, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। और ये कौन निकालता है, कौन प्रिपेयर करता है इसको, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या रिपोर्ट बनाती है, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। मीथेन का स्टेटस, मीथेन पता है ना कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इंडिया सबसे तीसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन करने में। ओके, अगला क्या है, मिशेल बैचलेट रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हालांकि हम जब अवार्ड्स एंड प्राइज वाला पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड प्राइज वाला, तो उसमें हम पढ़ लेंगे इसको, लेकिन इसको थोड़ा स्पेशली देख लेते हैं। मिशेल बैचलेट रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक, इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट एंड 25 लाख रुपए कैश प्राइज। इस अवार्ड में याद रखना आपको, इंदिरा गांधी पीस प्राइज में आपको 25 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। ठीक, 25 लाख रुपए का कैशलेस अवार्ड नहीं है, 25 लाख रुपए का कैश मिलता है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज किस लिए मिलता है, दुनिया भर में शांति बनाने के लिए, हथियारों की मतलब खत्म करने, डिसआर्मामेंट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और इस बार किसको मिला है, मिशेल बैचलेट को मिला है। ठीक, मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज क्या है, जस्टिस सूर्यकांत वॉज स्वर्न इन एज इंडिया 53rd चीफ जस्टिस। जस्टिस सूर्यकांत इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में जो है शपथ ली है इन्होंने। और किसकी जगह पे आए हैं, जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई इंडिया के 52वें क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और सूर्यकांत क्या है, सूर्यकांत इस समय यानी कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो कि 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है, सूर्यकांत। ठीक, CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की। ऑब्वियसली CJI सुप्रीम कोर्ट का होता है कि इनका एम, ये सब लिखा हुआ, ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस नाम याद रखना है इनको, जस्टिस सूर्यकांत। कितने नंबर के CJI हैं, 53rd नंबर के। ठीक, अगला न्यूज क्या है, PM मोदी इनॉग्रेटेड स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस एंड अनवील्ड द विक्रम ऑर्बिटल ऑन नवंबर 2027। ठीक, अब ये क्या है, कुछ नहीं, ये सिंपल सा, ये एक पहला प्राइवेट रॉकेट है।
ऑर्बिटल रॉकेट मतलब वो रॉकेट होता है जो कि किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर दे, ठीक, ताकि वो अर्थ की चक्कर लगाने लगे, तो उसको ऑर्बिटल रॉकेट बोलते हैं। लेकिन ये खास बात इसलिए है कि पहली बार ये प्राइवेट हो, अब तक इसरो करती थी ना, ISRO, लेकिन पहली बार इसको किस प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी गई है इसमें, ठीक, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सोचिए कि अमेरिका में स्पेस एक्स क्या करती है, स्पेस एक्स ये भी लॉन्चिंग वगैरह करती है, नासा भी लॉन्चिंग करती है, तो नासा तो गवर्नमेंट है, लेकिन स्पेस एक्स क्या है, प्राइवेट है। इसरो हमारे यहाँ क्या है, प्राइवेट है। इसरो 1963 में स्टैब्लिश हुआ है, आज हमारा कितना है 2025। अब सोचिए एक सेकंड क्लोज, 1963 से लेकर 2025 तक इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस एक्स खुद लॉन्च कर चुकी है, प्राइवेट प्लेयर है, ठीक। तो प्राइवेट प्लेयर बढ़िया तो इफिशिएंसी लेकर आते हैं, कम्पिटिटिवनेस लेकर आते हैं और प्राइस कम होता है। इसरो हालांकि बहुत बढ़िया काम कर रही, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर्स को भी आना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, इंडिया सेलिब्रेटेड इट 76 कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस ऑन नवंबर 26 2025, मेकिंग द एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949। जब आप प्रियम्बल देखेंगे तो लिखा होगा, लास्ट में लिखा रहता होगा ना, अपने इस संविधान को वी अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिफ्ट टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, उसमें डेट पड़ी रहती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर प्रियम्बल में ये डेट पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की, हमने अडॉप्ट किया था। अडॉप्शन की स्पेलिंग क्या होती है, ADOPTION, अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए इस दिन को 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट अप्रूव द टैक्स रैम्स स्कीम को अप्रूव किया, ठीक है, टैक्स रैम्स, ठीक, ये कोई स्कीम है। अब टैक्स मतलब होता है टेक्सटाइल, सिंपल सा याद रखना, यही क्लू है, टैक्स मतलब टेक्सटाइल। अब रैम्स क्या करता है, कोई बढ़िया काम करता होगा, रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है, प्रमोट इनोवेशन करता है, ठीक, यही सब करता है, तो सरकार ने लॉन्च किया। बस ये याद रखना है, टैक्स रैम्प स्कीम किस सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, ठीक है। अगला न्यूज क्या है, इंडिया सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट, रैंकिंग ओनली बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ठीक है, सिंपल सा। एशिया पावर इंडेक्स ये ऑस्ट्रेलिया की कोई संस्था है, वो रिलीज करती है, उसमें सबसे पावरफुल कौन है, USA है, चाइना है, फिर कौन है, इंडिया। मिलिट्री की रैंकिंग की, मतलब मिलिट्री की एक्चुअली नहीं है, बस मिलिट्री वाइज भी है, सॉफ्ट पावर, सब मिला करके कौन कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है किस जगह को, इंडो पैसिफिक रीजन को दुनिया के कौन से देश सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका ये इंडेक्स है। इसमें टोटल 27 देशों को लिया गया है, उसमें इंडिया किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। इंडो पैसिफिक समझ रहे हैं ना, इंडिया का रीजन, चाइना और पैसिफिक ओशियन का अलोंग का जो रीजन है, उसको सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन कंट्रीज की लिस्ट बनाई है, किसने बनाई है, लोवी इंस्टीट्यूट ने। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। उसमें मेन चीज है, उस इंडेक्स का नाम क्या है, एशिया पावर इंडेक्स। सुनने में लग रहा होगा एशिया पावर इंडेक्स मतलब एशिया की पावर को लिया जा रहा है, नहीं, USA तो एशिया में नहीं है। एशिया पावर इंडेक्स का मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो चाइना ये सब रीजन को सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो सोचिए USA उतना दूर होते हुए भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक। तो इंडिया एक्चुअली खास बात यह है कि पहली बार इंडिया तीसरे नंबर पर आया है, इससे पहले कभी नहीं था, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत का बढ़ता प्रभाव आर्थिक, सैन्य और भू राजनीति, जियो पॉलिटिकल है, सैनिक प्रभाव है और इकोनॉमिक इफेक्ट भी इंडिया का क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। इसमें सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं मेजर की जा रही, इसमें आर्थिक शक्ति भी मेजर की जा रही है। इस इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में, आर्थिक शक्ति भी किसी देश की मेजर की जा रही है, सैन्य शक्ति भी और जियो पॉलिटिकल पावर को भी मेजर किया जा रहा है। इसमें आपको ब्लैक हाईलाइटेड मिल रहा होगा, इंडिया एंटर द टॉप 3 मेजर पावर कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एंटर किया है ये, ठीक। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर, भारत सब दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। यूनाइटेड किंगडम हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द पार्टनर कंट्री फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 टू बी हेल्ड इन नागालैंड। नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसमें पार्टनर कौन देश बनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम नीति आयोग, मिजोरम इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड इंडियाज जिंजर कैपिटल। नीति आयोग ने रिकमेंड किया था, उस रिकमेंडेशन को मानते हुए मिजोरम को क्या किया गया, भारत की अदरक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। अगला न्यूज क्या है, द ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया फर्स्ट क्वांटम सिटी वाज अनवील्ड बाय इन कर्नाटक। भारत की पहली क्वांटम सिटी कहाँ बनाई जाएगी, कर्नाटका में। क्वांटम सिटी वो सिटी हो जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स पे रिसर्च होगा, क्वांटम कंप्यूटर्स पे रिसर्च सिंपली, ठीक। फ्यूचर के कंप्यूटर बताया जा रहा है इनको, फ्यूचर के कंप्यूटर में, ठीक। अभी हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसा कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटर है। ये क्लासिकल कंप्यूटर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर जो क्लासिकल फिजिक्स के नियमों पे काम करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के नियमों पे काम करते हैं, उनको क्लासिकल कंप्यूटर बोलते हैं। और जो वो कंप्यूटर जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पे काम करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है।
क्लासिकल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द पेड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर ऑल वुमेन एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाएगा, जो पीरियड्स के लीव्स होते हैं, छुट्टी दिया जाएगा। पीरियड है तो उस दिन छुट्टी मिल जाएगी, ठीक, ये भी सही है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र वाज रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर। अब समझ रहे हैं ना कितने हर जगह को, जिले को, शहर को रीनेम किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा है तो चर्चा में है, तो इसलिए ये भी पढ़ना है हमको, ठीक। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र वाज रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर नाम से इसको रीनेम कर दिया गया है, ठीक। तो ये एक लिस्ट मैंने दे दी है, आपको देख लेना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम सिरभूमि कर दिया। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। उसी तरह होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कहाँ पर है राजपथ? न्यू दिल्ली में है, ठीक। बस इतना याद रखें, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है, किस राज्य में है, किस बार, ये सब नहीं याद रखना, ठीक। बेसिक। इलाहाबाद, ठीक, एक सेकंड जूम करूँ, दिख रहा है आपको? इलाहाबाद का नाम आपको क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। गुड़गांव का नाम गुड़ग्राम कर दिया गया है, ठीक। ओके, एक सेकंड, ओके। अगला अगला उसी तरीके से, ठीक। ये बेंगलुरु का नाम क्या कर दिया गया? बेंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया गया। बॉम्बे का पहले किया, बहुत पहले किया गया था मुंबई 1995। मद्रास का चेन्नई में 1996। कलकत्ता कोलकाता 2001। 1996 में नहीं किया गया था शायद, बहुत पहले किया गया था, गलत लिखा हुआ। अगला क्या है? उर्सुला वॉन डर लियन, ये यूरोपियन यूनियन की कमीशन है। और अंटोनियो कोस्टा, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे पे बुलाया जा रहा है। रिपब्लिक डे 2026 का चीफ गेस्ट कौन होगा? ये उर्सुला वॉन डर लियन होंगी, जो कि यूरोपियन कमीशन की क्या है, प्रेसिडेंट है। और एंटोनियो कोस्टा क्या है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ये दो लोग इस बार चीफ गेस्ट होंगे किसके? रिपब्लिक डे के। आपको पता है रिपब्लिक डे पे भारत सरकार क्या बुलाती है? कुछ बाहर के विशिष्ट जो है पर्सनालिटीज को बुलाती है चीफ गेस्ट के तौर पे। रिपब्लिक डे जो हमारा राजपथ पे जिसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, वहां पर जो परेड होती है उसमें बुलाया जाता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया, ठीक है। एक बार आपको फिर से मैं कुछ कोर्स भेज देता हूँ। 99 रुपये भैया, बाकी सब तो फ्री है। 99 रुपये आप कर देंगे तो बड़ी महान कृपा होगी। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, 15 MCQ, ठीक है, 15 MCQ। और क्या है, उलगुलान बैच अगर आप GS2 करेंगे, GS2 का कंप्लीट आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें 100 क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स और ये सब। उसके अलावा मंथन है हमारा। मंथन अगर मेंस में भी आप इनरोल करना चाहते हैं, थोड़ा एक्टिव होना चाहते हैं मेंस में, तो उसके लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज है। ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले पे हमारा ऐप है सिलेक्ट सिविल्स, सिलेक्ट सिविल्स, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और पढ़ते रहिए। और ओके, थैंक यू।